नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर सीरीज है, सुपर सीरीज का जो है वीडियो नंबर 2 है। देखिए, सुपर सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक मैं जो है आपको सीडीपी बिल्कुल रटवा दूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, छोटा हो बड़ा हो, हार्ड मीडियम सिंपल, सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर नए मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देख लिया तो 30 में से 30 जो है आपके क्वेश्चंस जो है सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, और अगर कोई कमी लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। टीचिंग का जो है फॉर्मूला नहीं है। किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए टीचिंग मेथड में पढ़ाते हुए एक टीचर को। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाना। बच्चा पहले जब क्लास में आता है तो ऑब्वियसली जो है उसको बहुत कम नॉलेज होती, फिर उसको निश्चितता की ओर ले जाते हैं, तो ये तो शिक्षण का सूत्र होगा। दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाना, जहां पे हम अमूर्त में क्या होता है, बच्चा सोच आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने लगता है, अपने मन ही मन में चीज़ों को सॉल्व करने, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है ना। तो ये भी एक तकनीक है। सरल से कठिन की ओर ले जाना, पहले बच्चा सरल गतिविधियां करता है, फिर उसके बाद हार्ड गतिविधियां करता है। तो यहाँ पे जो शिक्षण का सूत्र नहीं है वो है ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। देखिए, निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम बच्चा जो होता है, वो टीचर जो होता है, वो बच्चों को पहले जो है सूत्र याद कराएगा। सूत्र कर कह लीजिए या फिर परिभाषा कह लीजिए, पहले वो परिभाषा बताएगा और फिर जो है उसके बाद वो नियम बताएगा, ठीक है। तो याद रखना, माफ कीजिएगा ये उल्टा बता दिया मैंने, है ना। पहले क्या, निगमन विधि में क्या होता है कि पहले जो है टीचर जो है बच्चों को नियम बताएगा, फिर उसके बाद उस नियम से जुड़ा हुआ उदाहरण बताएगा। लेकिन आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर उसको उसको जो है उससे जुड़े हुए नियम, परिभाषा, सूत्र, ये सब बताए जाते हैं। तो आगमन विधि जो है सबसे अच्छी विधि होती है शिक्षण की पढ़ाई के लिए, बच्चे के समझाने के परिवेश में अगर हम बात करें। लेकिन निगमन विधि का जो है वो बड़े बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे शिक्षण का जो सूत्र नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। तो बाल केंद्रित कक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो है क्लासरूम जो होती है। अब यहाँ बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, ये दर्शाता है, या बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाती है, या फिर शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की जो है नकल करने के लिए ब्लॉक बोर्ड पर लिख देता है। आंसर हो गया ये चाइल्ड जो है सेंटर्ड जो है क्लासरूम के लक्षण को नहीं दर्शाता। जहाँ पे क्या होता है, टीचर क्या है, कोई बुक पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या कोई बुक पढ़ता मतलब अपने बच्चे को पढ़ाने के संबंध में बुक्स की व्याख्या करता जा रहा है, और बच्चे जो है उसी व्याख्या को जो है बोर्ड पे नोट कर रहा है, और फिर बच्चे उसी व्याख्या को अपनी कॉपी में बोर्ड से जो है उतार रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चा सेंटर लिखा है ना, बच्चा बाल केंद्रित, मतलब बच्चा जो है वो केंद्र में, मतलब जो भी गतिविधियां होंगी वो बच्चे को ध्यान में रख करके होंगी, उसके बौद्धिकता क्षमता को ध्यान में रख करके कराई जाएंगी, उसकी शारीरिक क्षमता को, उसके भावनात्मक क्षमता को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी गतिविधियां कराई जाती हैं, ठीक है। चलिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वो बच्चे के संपूर्ण विकास में सहायक होती हैं। अब बच्चे का संपूर्ण विकास मतलब ये क्रियाएं जो होती है ये शारीरिक विकास में भी मदद करती हैं, बच्चे के बौद्धिक विकास में भी मदद करती है, मतलब संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करती हैं, बच्चे के भावनात्मक विकास में भी मदद करती है, और बच्चे के नैतिकता में भी मदद करती हैं, है ना। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए। छात्रों की वृत्तिका विकास बहुत बच्चे जो है लगा देते हैं। वृत्तिका विकास का मतलब होता है कैरियर डेवलपमेंट, वृत्तिका का मतलब होता है कैरियर के डेवलपमेंट। तो भाई कैरियर से मतलब संपूर्ण आ गया, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी बनाना है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, देखिए सही आंसर लगाइए। तो समाजीकरण जहाँ पे इसका परिवार और आसपास का माहौल, पड़ोस के लोग और उसके संबंधी जो है ये सब जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं।
इन्हीं को देख करके अनुकरण से वो सीखता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जो है आवश्यक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है नकल। भाई अब पड़ोस में है, पिता पापा की नकल कर रहा है, मम्मी की नकल कर रहा है, पड़ोसियों की नकल कर रहा है, उनके पड़ोसी जो बच्चे खेलते, कई बार जो होता है नहीं, पड़ोसी की आंटी आ गई, देखो बच्चा तुम्हारा ऐसी शैतानी कर रहा है, हमारा भी बच्चा जो है इसके साथ बिगड़ बिगड़ जाएगा, है ना, तुम अपने बच्चों को बाहर ना निकालो, तुम्हारा बच्चा गाली देता है, तुम्हारा बच्चा जो है ए करके बात करता है, हमारा बच्चा आप करके बात करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो नकल से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। यहाँ पे बात समझ गए। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो जीन प्याजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसके तहत इन्होंने 4 चरण दिए थे। चारों चरणों को अच्छे तरीके से घोल के पी जाइए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है, आपको देख लेना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो अवस्था नहीं है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। और ये तीनों अवस्थाएं जो है क्रम से लिखी हैं, लेकिन अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये इसके अंतर्गत नहीं आता है ना। तो मूर्त के बाद सीधा जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलिए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, एजुकेशनल साइकोलॉजिकली तौर पे अगर हम देखें तो कौन सा, ये बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, मतलब अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसा करते हैं, पर्यावरण के साथ जो है खोजबीन क्रियाओं के द्वारा, आसपास के माहौल का अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पे यही कथन सत्य नजर आ रहा है। बाकी मुझे विद्यालय में आने से पहले बच्चा पूर्व ज्ञान नहीं होता, बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, तो ये पॉइंट काट देंगे। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को अक्सर कष्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं है, अगर वो क्रियाएं बहुत रुचिकर होंगी, उनके इंटरेस्ट से जुड़ी होंगी, तो उनके लिए बड़ा रुचि से वो जो है अधिगम प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाया गया वही सीखें, बाहर के आसपास को जो है नज़र रखते हुए भी वो जो है सीख पाते हैं। तो ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। परिवार एक साधन है। तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, दूरस्थ शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा का। तो देखिए, तो परिवार जो होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में मतलब जहाँ पे कुछ पैटर्न का काम नहीं होता, डेली जो है कुछ पैटर्न से नहीं होता कि सिलेबस आधारित बच्चे को हम परवरिश कर रहे हैं, आज बच्चे को जो है भोजन में ये देंगे, आज बच्चों को ये पढ़ाएंगे, कल ये पढ़ाएंगे, डेली अभी बैठे हैं पापा उसके साथ बतिया रहे हैं कि बेटा चलो अच्छा पढ़ते हैं, ई फॉर क्या होता है एप्पल, फिर बोलो अच्छा जो है व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज, ऐसे बोल देगा ना। तो ये सारी एजुकेशन जो है इनफॉर्मल हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा का जो है परिवार इसका साधन है, जिसमें जिसका हिस्सा होता है परिवार, उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी, उसके नाना नानी, दादा दादी, मामा मामा, ये सब लोग जो है उसका हिस्सा होते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी है, जबकि मैंने कहा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसके तहत 4 अवस्थाएं बताई हैं, और पहली अवस्था के बारे में पूछ रहा है जिसकी उम्र जो है 0 से 2 वर्ष होती है। तो इस दौरान जो होता है, इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करके जो है अपने एक्शंस करता है। इंद्रियों का मतलब होता है सेंसेस का प्रयोग करते हैं, जो भी करेगा वो अपनी भाषा से नहीं, सेंसेस का। अब जैसे उसको माँ की गोद पता होगी कि मम्मी की गोद कौन सी है, पापा की गोद कौन सी है ना, उसको आवाज़ भी उसको पता होगी। अब मम्मी आ गई तो एकदम से उसने कहा ले बेला बउआ, तो शांत हो जाएगा, हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, पकड़ेगा, दूध का जो है स्वाद उसे पता होगा। तो सारी क्रियाएं जो है सेंसेस, इस समय जो है सेंसेस बहुत चरम पे होता है ना, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाता है वो सेंसेस के माध्यम से, खुशबू से, स्पर्श से, आवाज़ से, है ना, टेस्ट से, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, लेव वाइगोस्की द्वारा निम्न में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। तो लेव वाइगोस्की जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, जहाँ पे बताया कि सामाजिक समाज में रहते हुए और कल्चर जो संस्कृति का पालन करते हुए, संस्कृति में जो भी रीति रिवाज है उनके साथ तालमेल बिठाते हुए बच्चे अपने संज्ञान, अपने बौद्धिकता का विकास करेगा। इसमें क्या होता है, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, ये बात बिल्कुल सही मालूम पड़ती है, सहकारी शिक्षा
का प्रयोग जो है वकालत नहीं की जाएगी, तो इसमें सहकारी होगा क्योंकि सामाजिक रूप से सीखने की बात हो रही है। बात यहाँ पे समझ गए। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, इनाम और दंड का उपयोग, बच्चे के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो जो गलत है, जो जिसकी वकालत नहीं की जाएगी, वो है इनाम और दंड का उपयोग। ठीक है, मतलब पुरस्कार और दंड, ये वाला। ठीक, आंसर हो गया यहाँ पे सी। ये कहाँ पे आएगा, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कोहलबर्ग के, जहाँ पे बच्चा जो है नैतिकता का पालन करता है दंड से बचने के लिए, दंड और आज्ञा पालन, है ना, दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करता है। इनाम पाएगा कि मेरे लिए ये कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के नज़दीक नजर आ रहा है बात। बाकी सभी आंसर वाइगोस्की से संबंधित है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होती है उसमें बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और सामूहिक रूप से भी सीखते हैं, तो दोनों रूपों में सीखते हैं। तो बात यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक मतलब उसकी आईक्यू क्या है। तो आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज, जिसे हम कहते हैं मानसिक आयु, वो है 12, और यहाँ पे क्रॉनिकल एज जिसे कहते हैं हम वास्तविक आयु, और इंटू 100। अब यहाँ पे हटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 120, मतलब उस बच्चे की जो आईक्यू है वो 120 है। अब 120 वाले की आईक्यू क्या होती है, ये सामान्य से अधिक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। ठीक है, प्रतिभाशाली है ना। ये जीवन में अगर इसको सही परवरिश, सही वातावरण मिला तो ये जीवन में बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट पूरा का पूरा टिका होगा उसके सामाजिकता पे, मतलब उसके वातावरण पे। अच्छा परवरिश हो रहा है क्योंकि माता पिता के गुण तो उसको मिल ही गए हैं, नजर आ रहा है, क्या है ना, और उसके बाद उसको सही से परवरिश होती रहेगी। तो ये ठीक, यहाँ पे बात समझ गए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो बच्चे के साइकोलॉजी को समझे। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे जैसे क्या होगा भाई, एक टीचर तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि बच्चे गलतियां करेंगे। आपके 10 बार पढ़ाने पे उसके बाद भी वो गलतियां करेंगे, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी अभी समझने की क्षमता नहीं हुई है। वो इस स्टेज में नहीं है कि वो मूर्त या अमूर्त चीज़ों को समझ पाए, है ना। वो सिर्फ इतना समझ पाता है कि ये सिंबल ट्राइंगल का है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और ये सिंबल जो है ये सर्कल का है, बस इतना कॉन्सेप्ट, उसके अंदर के गुणों को नहीं समझ पा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आपको बाल मनोविज्ञान पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि बच्चे जो है एक्शन से, क्रियात्मक रूप से सीखते हैं, निष्क्रिय नहीं सक्रिय रूप से सीखते हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे जब स्वयं क्रियाएं करते हैं तब ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान पता होना चाहिए। जब आपको नहीं पता होगा, और नहीं पता होगा, पता चला आप उसको ABCD से पहले आप उसको पता नहीं क्या पढ़ा, ए फॉर एप्पल APPLE बोल क्यों नहीं बोलता है, एप्पल बार बार भूल जाता है। अरे भैया मैं 2.5-3 साल का हूँ, कहाँ से बोलूँगा, ये इसलिए। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का समझना बहुत ज़रूरी है। बालक का विकास परिणाम है, तो किस चीज़ का परिणाम है, तो मैंने बताया आपको कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो परिणाम होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। इन दोनों का परिणाम होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता, मतलब माता पिता से या उनसे भी पहले के माता पिता, मतलब पूर्व फादर, और उनसे भी पहले, तो माता पिता से भी पहले माता पिता, नाना नानी, इनसे मिलने वाले गुण जेनेटिकली। ठीक है, उसके बाद आसपास का वातावरण कैसा है, आपके परिवार का वातावरण कहता है, आप कैसे शिक्षित हैं, इन सबसे भी फर्क पड़ता है ह्यूमन। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है, तो चिंतन, थिंकिंग पावर जो होती है उसका मुख्य कारण होता है समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता, और वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने। तो यहां पे तीनों ही आंसर होगा, ऑप्शन यहां पे डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होता है। समाजीकरण, तो यहां पे आंसर देखिए, शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहा है, तो यहां पे ए आंसर नहीं होगा। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बड़ों का सम्मान करना, नहीं, यहां पे होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये दो शब्द हैं जो कि डिफाइन किया था पियाजे ने।
एसिमिलेशन में क्या होता है, अनुकूलन शब्द को हम अगर हम ले लें तो एसिमिलेशन में होता है कि आ, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से मिला देना, ठीक है, मतलब कुछ नया ऐड कर देना, जोड़ना। और समायोजन में क्या होता है कि समायोजन में होता है कि जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, नए ज्ञान को, नया ज्ञान जो है पुराने ज्ञान से संशोधित कर देना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संशोधित कर देना। मतलब आप पहले कुछ गलत जानते थे, अब आपने कुछ, आप सही तरह जान गए कि हाँ ये सही चीज़ है ना, तो आपने उसको संशोधित कर दिया कि ये भी जानवर है, लेकिन वो जानवर नहीं है, वो पक्षी था। पहले मैं सोचता था कि ये भी पक्षी को भी जानवर ही कहते हैं। ये चीज़ है संशोधन और यहाँ पे जोड़ना। बात यहाँ पे समझ गए। ये दो शब्द अगर जिक्र हो कहीं पे भी तो ये मान लेना कि इसका संबंध पियाजे से। आवाज अब मेरी बैठ रही है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आवाज मेरी थोड़ी भारी हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित महसूस करता है, ये उसके किस विकास से संबंधित है? तो देखिए, एक टीचर, एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ उसको मज़ा नहीं आता उसके साथ, तो इसका सीधा सीधा संबंध है उसके परवरिश से, और वो परवरिश है सामाजिकता से। माता पिता उसके साथ सही से डील नहीं करते होंगे, सही से बात नहीं करते होंगे, अकड़ के बात करते होंगे, है ना। उसके उसके बात करने पे वो सही से उत्तर नहीं देते होंगे, जवाब नहीं देते होंगे, उसकी बात को हमेशा काटते रखते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे सामाजिक विकास से समझे, उसका सामाजिक विकास सही से हुआ नहीं है ना, लालन पालन जो है उसका सही से हुआ नहीं है, अकड़ू टाइप के पेरेंट्स होंगे इसलिए ऐसा करता है। ठीक। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो भैया बच्चे का मूल्यांकन, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, या फिर इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, या सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या फिर शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन जो है बच्चों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, ताकि उस कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। मूल्यांकन कई प्रकार से होता है, योगात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। ठीक। चलिए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। तो मतलब जो लड़कियां होती हैं उनकी जो राइटिंग होती है वो आदमियों से ज़्यादा अच्छी होती है। और मैथ की अगर बात करें, तर्क करने की बात करें, तो पुरुषों का मैथ में अच्छा होना और तर्क करने में अच्छा होता है, लड़कियां उसमें कमज़ोर होती हैं। तो ये अधिक योग होते हैं। ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। जेंडर जो है, रूढ़िवादिता जो होती है ना, स्टीरियोटाइप वाला, जो आदमी तकियानुसी बातें करे कि अरे लड़कियों को तो ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों के लिए है का, लड़के करेंगे ये सब काम, लड़के क्या तुम ये रंगोली बनाओगे लड़कियों की, जाओ चूड़ी पहन लो जा करके, ऐसे जो है बातें जो करते हैं, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या होगा? तो हम अगर लड़का और लड़कियों के बीच में हम जेंडर रूढ़िवादिता को कम करें तो कैसे कम कर सकते हैं? तो भैया छात्रों और छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, बिल्कुल ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब समान अधिकार होगा तो स्टीरियोटाइप की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरेगी। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये बात भी सही है। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षणिक योग्यता की समानता जो है उपलब्ध कराना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी आंसर सी समझा था वो सभी सही है। पूरा कंप्लीट सिलेबस आधारित पेपर है। आपको ये पेपर बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट आधारित पेपर है, मतलब सिलेबस को आधार बना करके ही मैंने पेपर्स दिए। डे बाय डे आपके स्टैंडर्ड जो है हाई करता जाऊंगा, डेली आपको पेपर्स मिलेंगे और डेली क्वेश्चंस के पेपर हार्ड होते जाएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कराए थे। लेकिन सुपर सीरीज चला रहा हूँ तो मैं कोशिश रहेगी कि मैं इस सुपर सीरीज में कम से कम सीडीपी के 30 वीडियोस आपको सुपर सीरीज से रिलेटेड डालूं, ताकि आपका सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाए सीडीपी का। सिंपल कठिन सब कुछ आपको मिलेगा। व्यक्तिगत भिन्नता किस रूप में देखी जानी चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, हर बच्चा अलग है ये सोचना, इसको हम किस रूप में देखेंगे? तो हम भाषा के आधार पे, भाई हर बच्चा भाषा के आधार पे अलग है। किसी की बोली, किसी की कोई 2 भाषाएं बोलता है, कोई सिंगल भाषा बोलता है, कोई क्षेत्रीय भाषा बोलने में अच्छा है ना, किसी को हिंदी आती, किसी को इंग्लिश ही। तो भाषा में क्षमता में अलग है। बुद्धि के आधार पे अलग है कि भाई एक बच्चा आईक्यू में सामान्य है
और एक बच्चा विशिष्ट है और एक बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, तो आईक्यू में भी हो सकता है। शारीरिक विकास के आधार पे भैया पंजाबी लौंडा जो है, लड़का जो होता है वो हष्ट-पुष्ट होता है, और किसी और राज्य का बच्चा जो है थोड़ा सा हाइट कम होगी उसकी, बेचारा दुबला पतला होगा, है ना। तो ये हो सकता है, तो शारीरिक विकास के आधार पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर लगाएंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, तो हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, इसका मूल अर्थ क्या निकलता है? तो शिक्षार्थियों में न केवल कोई समान विशेषता होती है और ना ही कोई लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों में एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या फिर कोई भी दो बच्चे अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका मतलब है कि दो विद्यार्थी, उनकी योग्यताएं, उनका इंटरेस्ट और उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो समान नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं माइनर चेंजेस होंगे, उनकी एबिलिटीज़ जो है चेंज होंगी, कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं में अंतर पाया जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखिए, मैंने आपसे कहा था मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चे की कमियों को जानना और फिर उसको निदान करना। और रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन है, लेकिन सृजनात्मक मूल्यांकन नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि हम वर्ष के आखिर में, वर्ष के लास्ट में जो है हम इसका मूल्यांकन करते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना। निदानात्मक में क्या होता है कि हमने जैसे मूल्यांकन किया, हमने पता किया कि अरे बच्चे में ये डायग्नोज हुआ कि बच्चे को ये टॉपिक नहीं आते, तो हम उसका तुरंत जो है निवारण करेंगे, तो तुरंत जो है निदान करेंगे। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे की क्रिएटिविटी से संबंधित मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सृजनात्मक मूल्यांकन जैसा कुछ भी नहीं होता। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोस्की जो है बच्चों को सीखने में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना है, साफ साफ ये शब्द याद कर लो, कि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा जो है समाज में रहते हुए ही अपना बौद्धिक विकास करेगा, अपना संज्ञानात्मक विकास करेगा। और ये पूर्ण रूप से सत्य भी है। अगर आप समाज से हट जाइए, जंगल में चले जाइए, तो आप देखिए आपका बौद्धिक विकास शून्य हो जाएगा, है ना। आपको कुछ नहीं आता जाता रहेगा। फिर आप एक बार इससे प्रभावित हो गए तो फिर आपको भले ही कितना भी बेहतर वातावरण दिया जाए, आप उन जो है नॉर्मल बच्चों से, जो सामाजिक, जिनका समाजीकरण हुआ था, जो समाज में रह करके पले पोषे हैं, उनसे आप बेहतर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे ए। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है ना। तो उपेक्षा का मतलब होता है जिसको नजरअंदाज किया गया है। तो यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई की अपेक्षा होती है, लेकिन उपेक्षा की बात करें तो जिसको नजरअंदाज किया गया है, जिसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, वो जैविक कारक को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। मतलब जैविक कारक मतलब माता पिता से मिलने वाले गुण को महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने माना है पर्यावरण को, सामाजिक पर्यावरण को, सांस्कृतिक पर्यावरण को, है ना। और इन दोनों के रहते हुए एक बच्चा अपनी भाषा का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे संशोधन शब्द आया है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता तो समझ लो इसको, बहुत अच्छे तरीके से उसको नोट कर लो। इसका सही आंसर है समायोजन, मतलब एकोमोडेशन। क्या होता है? एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है कि पुराना ज्ञान जो है, बच्चे का पुराना ज्ञान को नए ज्ञान से संशोधित कर देना। ध्यान रखिएगा, नए ज्ञान से संशोधन, बस संशोधन शब्द जो आ गया ना, ठीक है, वे बहुत जरूरी है, संशोधित कर देना। जैसे एक बच्चा पहले जानता था कि पक्षी जो है उड़ सकते हैं, सभी पक्षी उड़ सकते हैं जिनके पंख होते हैं। ठीक है, उसने सभी पक्षी उड़ सकते हैं। फिर एक दिन उसने, टीचर ने बताया कि कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनको पक्षी की श्रेणी में रखते हैं। टीचर ने पहले कहा कि देखो बेटा, पक्षियों की क्वालिटीज ये होती है कि जो उड़ जाएं, जो उड़ लें, वो उन्हें ही हम पक्षी कहते हैं। फिर उसने एक दिन कहा कि उसने सब पक्षियों के नाम याद कर लिए, उसने याद किया कबूतर, चिड़िया, तोता, मैना,
पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, ये सब याद कर लिया। फिर एक दिन टीचर ने कहा, देखा बेटा सारे पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते, है ना, उनकी बनावट की वजह से। जैसे पेंगुइन जो है वो उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, इसलिए हम इसको अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे उसने बच्चे ने अब जो है संशोधन कर लिया अपने ज्ञान में। पुराने ज्ञान में पहले उसने था, अब उसने नए ज्ञान में संशोधन कर लिया कि सारे पक्षी तो उड़ सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। तो इसी को कहते हैं समायोजन। में क्या होता है, आत्मसातीकरण में क्या होता है कि पुराना ज्ञान और नए ज्ञान को मिला देना। जैसे मान लीजिए उसने पक्षियों के नाम, 2 पक्षी के नाम जानता था, फिर उसने 2 और पक्षी के नाम बता दिए तो उसने जोड़ लिया, है ना। तो ऐसे जोड़ना होता है। बात यहां पे समझ गए। चलिए, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन जो है वो मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, समग्र संपूर्ण मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है? बिल्कुल भी नहीं। केवल कागज पेंसिल जो होता है ये कहीं ना कहीं आकलन को सीमित कर देता है। आप भैया कागज पेंसिल मतलब पेपर बच्चे से करा लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसको लिख लेगा, तो उससे बच्चे के एक संपूर्ण पर्सनालिटी का नहीं पता चलता। इसलिए पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि जो है क्यों बड़े बड़े जो है पेपर देने के बाद आप आईएएस, पीसीएस, एसएससी के एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू से क्या होता है, हम उसके संपूर्ण जो है ना, हम जो है व्यक्तित्व का जो है पता लगाते हैं कि बच्चा ने रट का काम किया है कि सचमुच में बौद्धिक जो है ये काम करने लायक है कि नहीं, ऐसा। तो आकलन को ये सीमित कर देता है, केवल कागज पेंसिल जो होते हैं ये जांच, ठीक है। एक समावेशी कक्षा वो है जहां पर, तो समावेशी कक्षा जहां पर सभी प्रकार के बच्चे समान रूप से बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं, यही आंसर हमें ढूंढना है। 27 का आंसर देखिए क्या होगा। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक सही अच्छा माहौल टीचर प्रोवाइड करेगा, और प्रत्येक अधिगम जितने भी बच्चे सीखने वाले हैं सबके लिए एक वैविध्यपूर्ण और सार्थक जो है अनुभव के लिए एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, जहां पे कोई भी किसी भी बच्चे का कोई भी मतलब हनन नहीं होगा और अधिकारों का, और कोई किसी को विभेद नहीं किया जाएगा, सब बच्चे समान रूप से सीखेंगे, ठीक है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि, बालिका मतलब लड़कियों की शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान होती हैं, या फिर वो अल्पसंख्यक है, या फिर जो है अतीत में मतलब पूर्व में, है ना, आज से 3,000 साल से जो है इनका शोषण ही हो रहा है। इसकी वजह से ज़रूरी है कि इनको जो है महत्व दीजिए और इनको एक जो है सामान्य धारा में लेकर आइए, है ना, इनको शिक्षा के प्रबंध करिए, है ना, और रूढ़िवादिता को समाप्त करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए? एक बच्चा अगर चोरी करता है और आप पा जाते हो टीचर के तौर पे, आपने देखा कि क्लास में से वो एक बच्चा जो है सामान चोरी कर लेता है, तो उसको जो है आप क्या करोगे? आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, इस चीज़ का कदम उठाओगे। उचित और अनुचित के बीच अंतर करना सिखाओगे, उसको मोरल वैल्यूज सिखाओगे कि भैया बेटा ये गलत चीज़ होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बताना होगा कि ये एक सामाजिक बुराई है, कोई जान जाएगा तो कैसा लगेगा, है ना, समाज में क्या होगा, लोग तुम्हारे चिढ़ाएंगे, ऐसे ये बच्चे तुमको चिढ़ाएंगे, है ना, तो मम्मी को जो है पापा को ये सब बोलेंगे कि देखो चोर आ गया, चोर, इस तरीके कुछ बातें बताई जा सकती हैं। तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया डी। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम ये संबंधित है सीखने का, लर्निंग से, और ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम, सीखने के 3 नियम दिए थे। बताया था कि भैया किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के सीखना जो है व्यक्ति का जो है बेहतर हो सकता है, मतलब अपना स्तर को बढ़ा सकता है। प्रभाव का मतलब होता है जैसे पुरस्कार के, भैया मुझे, मैं इस बार नंबर बहुत अच्छे लाऊंगा लेकिन मुझे एक साइकिल दे देना, है ना। पापा ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर अच्छे से नंबर लाओगे, इंटर में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें स्कूटी दूंगा, है ना। तो किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के अपने सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते हुए, डेली आप निरंतर अभ्यास करोगे तो इससे आपकी सीखने की जो है एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर तत्परता मतलब किसी चीज़ में आप रुचि दिखाना, इंटरेस्ट, तत्पर हो जाना किसी में, किसी कार्य में तत्पर होकर रुचि दिखा करके, इंटरेस्ट दिखा करके आप अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस थे वो सभी अब समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।